आज से हमारा CSS का सफ़र चालू हो रहा है। आज से हमारा जो स्टेप्स होंगे वो CSS ट्यूटोरियल पे होगा कंप्लीट। HTML हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो बेसिकली CSS का यूज़ कहाँ है ये तो आपको पता ही है कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। हमने HTML में कई जगह पे CSS को यूज़ भी किया है, लेकिन एक्चुअली CSS को लाया क्यों गया, मतलब CSS की ज़रूरत क्या थी। देखिए, जो HTML था ना, मतलब जो HTML है उसको कभी भी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब पहले जो था उसको फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब उसके अंदर ही, मतलब HTML के अंदर ही, जब HTML 3 जो वर्जन था उसमें क्या होता था कि पहले हम लोग जो फॉन्ट्स के कलर चेंज करना या बैकग्राउंड कलर चेंज करना वो सब HTML के थ्रू ही किया करते थे हम लोग, है ना। लेकिन उससे होता क्या था कि एक बहुत बड़ा मैस होता था, मतलब बहुत खिचड़ी टाइप बन जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम H1 टैग के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, या पैराग्राफ के अंदर हम एलिमेंट लगा के कुछ कंटेंट लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, और अगर हमको उसको बोल्ड करना था तो फिर हम एक टैग और लगाते, हमको इटैलिक करना था तो टैग लगाते, हमको फ़ोन का कलर चेंज करना था तो टैग लगाते। तो अंदर ही अंदर टैग का एक जाल सा बन जाता था। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था डेवलपर्स के लिए। तो बहुत मैसी लगता था, बहुत खिचड़ी टाइप लगता था, और कोड्स जो होते थे वो क्लियर दिखते नहीं थे, मतलब समझ में नहीं आता था क्योंकि इतने सारे टैग्स हो जाते थे अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए W3C ने, मतलब वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम ने CSS को डेवलप किया, और CSS को बिल्कुल अलग अलग रखा। जो HTML के स्ट्रक्चर्स या वेब कंटेंट को स्टाइल देना या फिर उसकी फॉर्मेटिंग करना और डिस्प्ले कैसे दिखाना है उसमें चेंजेस करना, तो वो CSS के हाथ में दे दिया। तो CSS एक ऐसा टूल है जिसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि HTML को पूरा डिफरेंट रखा, और उसको सिर्फ रखा गया कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए HTML को। और स्टाइलिंग और डिस्प्लेइंग, वेब पे डिस्प्ले कैसे दिखे, किस तरीके से आपका लेआउट बने, वो CSS के हाथ में दे दिया। CSS टूल अब डिस्प्ले का, स्टाइल का, ब्यूटी का और लेआउट का ख्याल जो है वो CSS रखेगा, और HTML का जो काम रहेगा वो जो कंटेंट रहेगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए रखा गया, मतलब सिर्फ कंटेंट के लिए रखा गया, कंटेंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए बस। ठीक है, तो CSS का डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ। तो पहले जो था सब कुछ HTML के अंदर ही होता था जब CSS नहीं आया था, लेकिन बहुत मैसी होता था, इस वजह से CSS को डेवलप किया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो CSS है, CSS आने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। और CSS का फुल फॉर्म आपको पता है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब C से कैस्केडिंग है, S से स्टाइल है, और S से शीट्स है। मतलब स्टाइल देना, कैस्केड करना, मतलब अलग अलग टाइप से ब्लॉक्स टाइप से हम लोग उसको स्टाइल दे सकते हैं। पर्टिकुलर एक एलिमेंट को कुछ डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, दूसरे एलिमेंट को हम कुछ डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एलिमेंट्स या टैग के अंदर ही हमारा कंटेंट होता है, और उसी कंटेंट को हम लोग को चेंज करना होता है, और वो स्टाइल या ब्यूटी हम देते हैं एलिमेंट को पकड़ के। ठीक है, तो कैसे देते हैं कुछ आपको पता ही होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ CSS की बात करेंगे। तो CSS में बहुत सारे तरीके होते हैं, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो CSS का असली जो मकसद था निकालने का वो यही था। तो CSS जो है वो आपका, एक तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट मैंने फुल फॉर्म बताया, और CSS क्या करता है, HTML एलिमेंट को किस तरीके से स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर आपका टैबलेट या मोबाइल, ठीक है, किस तरीके से डिस्प्ले करना है उसका पूरा ख्याल रखता है CSS। ठीक है, और CSS जो है बहुत सारे जो काम जो रहते थे, जो पहले हमको बहुत सारा मैसी होता था, मतलब बहुत सारे कोड्स को लिखना फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है, लेआउट को कंट्रोल करने के लिए, वो सबको हम CSS के थ्रू ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता था और एक्सपेंसिव भी नहीं होता था जब से CSS आया हुआ है। ठीक है, तो CSS आपका एंटायर वेब पेज को एक CSS के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब CSS जो है
वो आपके मल्टीपल वेब पेजेस को, लेआउट को कंट्रोल कर सकता है CSS, ठीक है। तो इससे मतलब CSS बहुत सारा काम जो है हमारा इजी बना देता था, ठीक है। तो CSS का एक्चुअली उत्पादन इसी वजह से हुआ है। अब बात करते हैं CSS जो है उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो CSS का बेसिकली सिंटैक्स जो है कुछ इस तरीके से है, ये आप यहाँ देख सकते हैं CSS का सिंटैक्स, ठीक है। CSS का सिंटैक्स जैसे हम H1 लगाते हैं, और ये शायद आप फेमिलियर हैं इस चीज़ से, लेकिन ये कुछ अलग आपको दिख रहा होगा अभी सिंटैक्स, क्योंकि हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते थे HTML का कई जगह पे। लेकिन जो बेसिक सिंटैक्स है CSS लगाने का वो ये है। H1 हम लगाते हैं जो कि एक HTML का टैग होता है या एलिमेंट होता है, हेडिंग 1, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट और हम CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, ओके। H1 जो होता है उसको बोलते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब किस चीज़ पे आपको सिलेक्ट करना है CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कलर रेड, तो ये सिलेक्टर पे अप्लाई होना है। तो जब भी हमको CSS देना है, CSS की वैल्यू देना है या प्रॉपर्टी देना है, तो वो अप्लाई सिर्फ आपका एलिमेंट पे होता है। तो आपको पहले तो सिलेक्टर चुनना है कि सिलेक्टर पे आपको लगाना है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये कर्ली ब्रैकेट्स कहलाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। इसके अंदर आप CSS की प्रॉपर्टी जैसे कलर, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर, ये सब प्रॉपर्टी होते हैं। ये धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ पे आऊँगा, ये सिंटैक्स आपको समझा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी मतलब क्या चीज़ और उसका कौन सा वैल्यू हमको लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कलर है, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो रेड है, क्योंकि रेड हमारा कलर रहेगा, तो रेड को हम बोलते हैं वैल्यू, और इन दोनों को सेपरेट करता है ये कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, ये दो बिंदु जो है, ठीक है। तो ये बनाता है एक पूरा CSS, ठीक है, और इसको सेपरेट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं हम लोग सेमी कॉलम से। ये डॉट और जो कॉमा है इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, और फिर हम क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो सिलेक्टर पे अप्लाई होता है CSS की प्रॉपर्टी, कॉलन और उसकी वैल्यू, ठीक है, और फिर सेमी कॉलन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है, मतलब कलर से लेके ये सेमी कॉलन तक, इसको हम बोलते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में डिक्लेरेशन करना, ठीक है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि भैया H1 सिलेक्टर पे डिक्लेरेशन देना है, तो आप समझ जाइएगा कि डिक्लेरेशन का मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यू मिला के जो पूरा बंडल होता है, जो पैकेज होता है, उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। डिक्लेयर करना ये चीज़ को इस सिलेक्टर के ऊपर, H1 सिलेक्टर के ऊपर, ओके। और हम बहुत सारे, मतलब जितने भी हमको स्टाइल देना है हम एक साथ दे सकते हैं। बस हम सेमीकोलन लगाएंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, और फिर सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे। तो जितना आप चाहे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टाइल आप इस सिलेक्टर को दे सकते हो। यहाँ पे सिलेक्टर H1 नहीं, आप कोई भी सिलेक्टर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो। CSS किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है, जितना भी अभी तक हमने HTML में समझा है। तो CSS जो होता है वो सिलेक्टर पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ सिंटेक्स जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल जो सिंटेक्स है, जो रूल है ना, डिक्लेरेशन ब्लॉक का, वो यही रहता है CSS का। अब अलग अलग टाइप से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और डिक्लेयर करने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे इस वक्त हम लोग सिंपल डिक्लेरेशन देख रहे हैं, सिंपल सिंटेक्स है ये जो CSS का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि CSS हम कुछ इसी तरीके से लगाते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू रखना है, और उसको आप सेपरेट कर सकते हो सेमी कॉलन के थ्रू। जितने भी आपको स्टाइल्स देना है CSS में, वो आप कंटिन्यू दे सकते हो, और वो सिर्फ सिलेक्टर पे ही अप्लाई होता है। HTML का सिलेक्टर चाहे H1 हो, H2 हो, H3 हो, P हो, एंकर एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट पे CSS को आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये तो हो गया आपका सिंटेक्स, ओके। अब बात करते हैं सिलेक्टर्स मतलब ये तो हो गए सिलेक्टर, और सिलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं उसके ऊपर चलते हैं।
तो सिलेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली 5 कैटेगरीज में होता है CSS का। सिंपल सिलेक्टर्स, जो पहला सिंपल सिलेक्टर्स होता है, दूसरा होता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। अब सिंपल सिलेक्टर किसे बोलते हैं? वो सिंपल सिलेक्टर वो होते हैं जो एलिमेंट जो एलिमेंट होते हैं जो बेस्ड होते हैं नेम, आईडी और क्लास एट्रीब्यूट में। मतलब आप सिंपल सिलेक्टर में आप आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम एलिमेंट सिलेक्टर मतलब इससे जो सिंटेक्स बताया था उसमें सिलेक्टर क्या था? एलिमेंट था। लेकिन सिंपल सिलेक्टर्स के अंदर आप आईडी एट्रीब्यूट को पकड़ सकते हो जो वैल्यू होता है, क्लास को पकड़ सकते हो और नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होता है उसको पकड़ के भी आप CSS स्टाइल जो है वो दे सकते हो। वैसे जो सिलेक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल सिलेक्टर्स। ओके, तो अभी मैं जितना भी आपको भी बताऊंगा अभी इसके बाद वो सिंपल सिलेक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग इन सब पे, जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, फिर आपको ये सारे सिलेक्टर्स आपको समझाता जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले सिर्फ कितने कैटेगरी होते हैं उसको बताऊंगा। उस कैटेगरी को थोड़ा सा मतलब समझाऊंगा आपको कि कैटेगरी क्यों हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं। तो सिंपल सेलेक्टर्स क्या होता है? सिंपल सेलेक्टर्स वो होता है जिसमें जो एलिमेंट जो बेस्ड होता है नेम, आईडी और क्लास, उसको हम स्टाइल देते हैं, उसको सिंपल सिलेक्टर्स बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक आईडी दिया, आईडी के बारे में आपको पता है, हमने किसी H1 में एक आईडी दिया और हम उस आईडी से अगर उस एलिमेंट को कॉल करते हैं और उसको स्टाइल देते हैं, वैसे सिलेक्टर्स जो होते हैं उसको सिंपल सिलेक्टर्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्टर होगा वो एलिमेंट नहीं होगा, आपका सिलेक्टर आईडी या क्लास या फिर नेम एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे ये सिलेक्टर है, यहाँ पे H1 है, तो यहाँ पे हम सिलेक्टर अपना लेंगे, कोई भी एट्रीब्यूट होगा उस एलिमेंट का, या फिर हो सकता है क्लास होगा उस एलिमेंट का, या फिर आईडी होगा इस एलिमेंट का, या फिर नेम एट्रीब्यूट होगा, उसकी वैल्यू जो होगी उसको हम कॉल करके CSS का जो प्रॉपर्टी है वो हम लगा सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सिलेक्टर्स को हम लोग सिंपल सिलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, हम आएंगे इसके बारे में डीपली डिस्क्राइब करेंगे। और दूसरा होता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होता है? कॉम्बिनेटर सिलेक्टर उस एलिमेंट को स्टाइल देता है जो कि बेस्ड होता है कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो उस एक दूसरे के बीच में, है ना? किसके बीच में? एलिमेंट टू एलिमेंट के बीच में। ठीक है, वैसे एलिमेंट्स को वो स्टाइल दे सकता है, वो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट बेसिकली बेस्ड होता है स्पेसिफिक रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच, मतलब एक दूसरे के बीच में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन, कोई एक रिश्ता होता है एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स के बीच में, वैसे जो स्टाइल जो अप्लाई करते हैं हम लोग CSS में उसको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स बोलते हैं। फिलहाल आप अभी बस सिर्फ समझिए, उसके बारे में डिटेल में, इन सब के बारे में मैं आपको कोर्स जैसे बढ़ता जाएगा ये सब चीज़ें कवर होती जाएंगी। ठीक है, तीसरा होता है सीडो क्लास सिलेक्टर्स। सीडो क्लास सिलेक्टर्स वो होते हैं जो सर्टेन स्टेट, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, सर्टेन स्टेट मतलब जो उस टाइम जो परिस्थिति होगी जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, उस टाइम जो परिस्थिति जो भी होगी वो परिस्थिति पे वो CSS अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हम किसी लिंक पे हम लोग, जैसे ही हम लोग माउस को ले जाएं और हम चाहते हैं कि वही वो माउस जैसे ही हम ले जाएं तो उसका कुछ कलर चेंज हो जाए, है ना? जैसे यहाँ पे भी वाइट है तो अभी मैं माउस ऊपर ले जाऊँगा इसके ऊपर तो ये कलर कुछ ब्लू हो जाए, तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे अप्लाई हो जाए, वैसे को हम सूडो क्लास सिलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, चौथा होता है आपका सीडो एलिमेंट सिलेक्टर। सीडो एलिमेंट सिलेक्टर क्यों क्या होता है? जो सिलेक्ट करता है और स्टाइल करता है एलिमेंट का कुछ पार्ट को, मतलब एलिमेंट के अंदर जो कुछ पार्ट होंगे, वो हो सकता है कुछ कंटेंट हो सकता है या कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक सेट पार्ट को उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट होगा या कंटेंट के साथ एट्रीब्यूट होगा, उसके सिंपल कुछ एक पार्ट को अगर सिलेक्ट स्टाइल करवाना, वो सीडो एलिमेंट सिलेक्टर कहलाता है। ओके, और पांचवा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर।
एट्रीब्यूट सिलेक्टर वो होता है जो एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टाइल करता है, किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ जो होंगे या फिर एट्रीब्यूट को ही उसमें स्टाइल करने को हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली आप इतना ही समझिए अभी शुरू में कि 5 टाइप की कैटेगरी होती हैं सीएसएस में, सीएसएस सिलेक्टर्स में, ठीक है। और पहला सिंपल सिलेक्टर्स होता है जिस पे ये बेसिक होता है, इसी पे अभी हम काम चालू करेंगे। फिर धीरे धीरे हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, सूडो क्लास सिलेक्टर्स, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स पे आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं शुरू में ही बता रहा हूँ कि 5 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। कभी भी इंटरव्यू में या कभी भी क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और इसके बारे में सबके एक एक का बारे में मैं एक छोटा सा आपको डेफिनेशन भी बता दिया हूँ कि ये क्यों हम इसको बोलते हैं और ये कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सिंपल सिलेक्टर्स के ऊपर। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और इससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है, और यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसे कि ये मेन्यू डाउन हो रहा है ना। जैसे हमने सर्विस पे रखा तो ये मेन्यू खुला, और इसके अंदर देखिए आप जैसे ही माउस ले आ रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, और बैकग्राउंड कलर पे भी एक पट्टी बनी आ रही है, और जो फॉन्ट है जैसे वुमेन्स है वो येलो हो गया, ऊपर जाएंगे तो मेंस का येलो हो गया ये, और ऊपर से जैसे ही सर्विस पे माउस ले जाएंगे ड्रॉप डाउन मेनू खुल गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये सब सीएसएस के थ्रू होता है, ठीक है। और जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए, जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो ये इसको देखिएगा ये लोगो, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा ये छोटा हो गया। और यहाँ पे इन्होंने यूट्यूब का एक वीडियो बना कर डाला हुआ है पेज लोड होते से ही, ठीक है। और ये यहाँ पे चल रहा है, ये सब आपको बताया है मैंने कि कैसे ये सब चलता है। तो ये एक सलून का वेबसाइट उन्होंने डिज़ाइन किया है, और यहाँ जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये देखिए ये मेन्यू जो है वो यहाँ पे चिपका हुआ है। ये जैसे पेज तो ऊपर जा रहा है ना, लेकिन ये हिल नहीं रहा, ये वहीं के वहीं। ये स्टिकी एक स्टिकी करके एक जो फंक्शन होता है सीएसएस में उसके थ्रू होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं जैसे माउस ले जा रहा हूँ, ये स्पा, ब्राइडल मेकअप, हेयर कलरिंग, इस सब के ऊपर देखिए बॉर्डर बना रहा है जैसे माउस पे, ये सब सीएसएस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सब आप जैसे पिक्चर, जैसे ये देखिए जैसे माउस में कर रहा हूँ तो पिक्चर थोड़ा सा ऐसा हिल रहा है ना। तो ये सब जो है ये सब सीएसएस के थ्रू आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो लोगोज हैं ये सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग है, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये कटिंग जो है ब्लैक कलर में जो कटिंग है, ये सब सीएसएस के थ्रू होता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब मैक्सिमम सीएसएस के थ्रू होता है। जैसे कि ये जो फ्रेम जो अब चल रहा है पिक्चर का, है ना, ये थोड़ी देर में फिर ब्लैंक होगा, तो ये सब जो है सीएसएस के थ्रू होता है। और ये जो पट्टी है ये भी आपको फुटर है, आपको बताया है मैंने। और इस चक्कर कलरिंग और ये जो ब्लिंक हो रहा है ब्लैक फिर पिंक ब्लैक पिंक, है ना, तो ये सब चीज़ें सीएसएस के थ्रू होता है। और ये सारी चीज़ें के बारे में अभी हम समझेंगे सीएसएस में। तो सीएसएस थोड़ा सा वाइड सब्जेक्ट है, तो आप इसमें ध्यान रखिए और इसको अप्लाई करते जाइए एचटीएमएल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तभी आपका कॉम्बिनेशन जो है आपको बनता जाएगा किस तरीके से सीएसएस को हम एचटीएमएल स्ट्रक्चर या एलिमेंट पे अप्लाई करना, क्योंकि सीएसएस सारा का सारा एलिमेंट पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको आप समझिए अच्छे से कि हम लोग जो सीएसएस में से मतलब एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू हम इस तरीके से भी और भी बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो भी वेबसाइट बनाया इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम इन्होंने क्या किया, आप देखिए कि इतना एरिया को ये ब्लॉक करके रखा है और यहाँ ये एरिया को ब्लॉक करके रखा हुआ, और हमारा डिस्प्ले जो एरिया है वो बस इतना सही है। तो ये देखिए अब हमको क्या ना बहुत बहुत छोटे से स्पेस में हमको कंटेंट दिख रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसने भी ये डेवलप किया है वेबसाइट, ओके। तो ये थोड़ा सा इनको इस चीज़ में थोड़ा सुधार करना था, क्योंकि मैक्सिमम जो मेन्यू का डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा ले लिया है इन्होंने। इसको हाफ रखना था, इधर तक रखना था ताकि हमको कंटेंट डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्होंने गड़बड़ किया है अपने क्या कहते हैं अपने सीएसएस स्टाइलिंग में। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा हमारे इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा करते वक्त। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ताकि जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट को खोले तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड मेरा यहाँ खुल गया है और मैं यहाँ पे फटाक से इसको क्लोज़ कर देता हूँ और
एक नया अपन पेज बनाते हैं और मैं आपको अभी जो समझाऊंगा वो सिंपल सिलेक्टर्स में किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं उसके बारे में अपन अभी समझेंगे। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा स्लो है। ओके, मैं डिलीट कर दिया हूँ और ये मेरा डिलीट हो गया है और मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा और मेरी नई फाइल का नाम होगा सिलेक्टर डॉट HTML। कैपिटल में चला गया, सिलेक्टर डॉट HTML। हम HTML इसलिए ले रहे हैं क्योंकि CSS या जावास्क्रिप्ट आपका HTML में ही अप्लाई होता है और CSS की हम अलग से फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले HTML की वीडियो में प्लेलिस्ट में हमने बताया था कि CSS की अगर आप चाहो तो फाइल अलग से भी बना सकते हो, बस उसका एक्सटेंशन जो है वो आपका क्या कहते हैं CSS रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको जो भी काम करना है वो HTML के अंदर ही करना है क्योंकि CSS जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर ही एलिमेंट पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक क्या कहते हैं ये बना लिया है, सिलेक्टर डॉट HTML करके मेरी फाइल है और मैं यहाँ पे फटाक से शिफ्ट के साथ 1 दबा के एक बॉलर प्लेट लगा देता हूँ। थोड़ा लेट है, लग गया है। ओके, और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे चीज़ें। ओके, काफ़ी है इतना और मैं वर्ड रैप से इसको टॉगल कर देता हूँ और ये टॉगल हो गया है। कहाँ गायब हो गया? अभी ठीक है, टॉगल रैप कर देता हूँ। ओके, और यहाँ टाइटल दे देता हूँ CSS सिलेक्टर्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको एक एक सिंपल सिलेक्टर्स में मैं एक एक चीज़ आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है। एलिमेंट सिलेक्टर सिंपल सा बात है कि एलिमेंट्स को हम लोग टारगेट करेंगे और उस पर CSS अप्लाई करेंगे। उसका सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कोई भी एक टैग लेता हूँ, है ना, और कोई भी टैग लेता हूँ और उसको मुझे करना है, मान लीजिए मैं P को लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो कि एक पैराग्राफ लिख देता हूँ P और पैराग्राफ में मैं सिंपल लॉरम यूज़ करता हूँ। ओके, मेरा लॉरम आ गया है और मैं लॉरम यूज़ करता हूँ और ये मेरे पैराग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अभी मैं इसको अगर मैं सेव करूँगा, ओके, और गो लाइव करूँगा तो मेरा यहाँ पे गो लाइव पे ओपन हो गया है और अभी अपन देखते हैं अपना कंटेंट दिख कैसा रहा है, ठीक है। मैं आपको अभी एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, मतलब जो कि सिंपल सिलेक्टर की कैटेगरी में आता है। ओके, तो अभी मेरा कुछ इस तरीके से है, डिस्प्ले में ये लॉरम पूरा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये सेंटर में आ जाए। अभी ये लेफ़्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आए, है ना, और जितने भी पैराग्राफ की जो चीज़ें हैं वो सेंटर में आए, ठीक है। मैं अगर ऐसा चाहता हूँ तो मैं उसको एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और P दे देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, है ना, और मैं एक और P एलिमेंट दे देता हूँ। मैं यहाँ लगा देता हूँ कि CSS is a good topic and it's magical। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी P एलिमेंट जो भी मैं कोड करूँ वो सारे सेंटर में आए, ठीक है। तो सेंटर में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे P को टारगेट बनाना पड़ेगा और P को टारगेट बना के मुझे उसमें स्टाइल करना पड़ेगा। और चूँकि मुझे सारे जितने भी P एलिमेंट के अंदर मैं कंटेंट लिखूँ वो सब सेंटर में आए और उसका कलर कुछ ब्लू कलर हो या पिंक कलर हो,
जितनी भी बार मैं कोड लिखूँ मुझे बार बार उसका कलर चेंज ना करना पड़े, तो मैं एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, जो कि सिंपल सिलेक्टर कहलाता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड के अंदर, ये जो हेड एलिमेंट है इसके अंदर मुझे एक स्टाइल टैग खोलना पड़ेगा, स्टाइल एलिमेंट, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो स्टाइल एलिमेंट के अंदर, स्टाइल एलिमेंट के अंदर मैं अपना एलिमेंट सिलेक्टर लगाऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट सिलेक्टर लगाने के लिए आपको हेड के अंदर ही यूज़ करना है, और हेड के अंदर आप CSS यूज़ कर सकते हैं HTML के स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। ये क्लियरली आप ध्यान रखना। अगर आपको एलिमेंट को, मतलब बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट्स आप लग रहे हैं उसमें से पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट का हर बार कलर एक रखना है, फॉर्मेटिंग एक रखना है, तो वो आप हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग के अंदर आप एलिमेंट सिलेक्टर को चुन के कर सकते हो। तो एलिमेंट सिलेक्टर चुनने के लिए क्या होता है, हमको ब्राउज़र को बताना पड़ता है भैया हमारा P, तो P समझ जाएगा P क्या है। कौन समझ जाएगा? ब्राउज़र। तो P हमारा क्या है? एलिमेंट है ये P एलिमेंट। अब इसके अंदर हम अपना डिक्लेरेशन कर देते हैं। डिक्लेरेशन सिंटेक्स आपको बताया था मैंने, ठीक है, वो कैसा होता है CSS का डिक्लेरेशन। हम कर्ली ब्रैकेट देंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ जो स्टाइल होता है, जो कोड होता है, हम इसी तरीके से, मतलब कर्ली ब्रैकेट आप बीच में भी दे सकते हो, मतलब इस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन इसके बीच में भी आप जो भी चाहे लिख सकते हो। लेकिन जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप इसके बीच में कर्ली ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोज के बीच में आप उसको लगाएं, ताकि वो क्लियरली दिखता है, कोड क्लियर दिखता है, साफ रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे मान लेता हूँ कि मुझे सेंटर करना था P जितना भी एलिमेंट है, तो हम CSS की एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, ये टेक्स्ट अलाइन। तो ध्यान रखना है आप जब भी लिखें तो ये जो डैश होता है ये CSS में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो सजेशन आपको आ जाएगा जैसे ही आप टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे, तो टेक्स्ट के जितने भी वो हैं तरीके हैं CSS में, वो यहाँ पे भी दिखा देगा। तो आप अपना सजेशन यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे अलाइन करना है सेंटर में, तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लूँगा और सेंटर को चूज़ कर लूँगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली सजेशन के साथ ये आपका सेपरेटर जो सेमी कॉलन है कि भैया हमारा ये जो स्टेटमेंट है CSS की डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये लगने के बाद डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मुझे अगर एक और कुछ देना है, मान लीजिए मुझे कलर भी चेंज करना है, तो मैं कलर प्रॉपर्टी लूँगा CSS का, ये रहा, और इसका कलर मैं दे देता हूँ समथिंग कुछ ब्लू दे देता हूँ या रेड दे देता हूँ, चलो ठीक है, मैं रेड को क्लिक कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया है कि मैंने एलिमेंट सिलेक्टर लगाया है। मैंने ये देखिए यहाँ पे ये बता भी रहा है सिलेक्टर स्पेसिफाई, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ P देंगे तो ये बताएगा कि भैया ये एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है, क्योंकि हम P पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने CSS का सिंटेक्स लगाया कर्ली ब्रैकेट के थ्रू, हमने प्रॉपर्टी लगाया, कॉलन दिया और उसकी वैल्यू दे दी, और स्टेटमेंट को यहाँ कंप्लीट कर दिया, डिक्लेयर कर दी एक चीज़। दूसरा हमने फिर एक प्रॉपर्टी दिया और उसकी वैल्यू दी, एक और डिक्लेरेशन, मतलब हमने 2 डिक्लेरेशन CSS के दिए हैं, और वो किस में अप्लाई हो रहा है? P एलिमेंट। अब आप बॉडी के अंदर जितना भी P एलिमेंट से रिलेटेड जो भी लिखेंगे वो सब इसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो मैं सेव कर दिया हूँ, मैं वापस जाऊँगा तो आप देखिए ये सब सेंटर में हो गया है, जितने भी P एलिमेंट्स हैं। मैं कुछ भी और लिखूँगा तो वो सब इसी तरीके से काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दीपक इज ए गुड बॉय, ठीक है, मैं सेव करूँगा तो ये चीज़ भी सेंटर में ही आएगा। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर्स, और ये सिंपल सिलेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो एलिमेंट सिलेक्टर इसको बोलते हैं। अगर आपको सारे एलिमेंट्स, जितने भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को आपको एक कॉमन चीज़ रखना है, कॉमन स्टाइल रखना है, तो आप एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा होता है CSS ID सिलेक्टर। तो CSS ID सिलेक्टर क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। ये सिंपल सिलेक्टर के अंदर आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ID सिलेक्टर वो होता है जो ID एट्रीब्यूट यूज़ करता है HTML एलिमेंट का,
ठीक है, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट, मान लीजिए कि जैसे ये पी है और मुझे सिर्फ ये वाला पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है इसका ही मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं इसको आईडी दे देता हूँ, एक आईडी इज इक्वल टू, आपको पता है कि आईडी हम लोग क्यों देते हैं, ठीक है, आईडी का नाम दे देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, कलर दे देता हूँ, है ना, मैं कलर देता हूँ, आप कुछ भी आईडी का कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आईडी लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट को एक ही आईडी की वैल्यू आप दे सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप यही आईडी कलर आप दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसको, अब अभी आप सेव कर दीजिए, मैं इसको अभी आपको दिखा, देखिए अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, जो पी एलिमेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट है इस पी एलिमेंट के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर में हो और बाकी सब रेड कलर में हो। तो स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमको स्टाइल देना है तो अब आईडी से भी कॉल कर सकते हो, क्लास से भी कॉल कर सकते हो। मैं अभी आईडी पहले समझा देता हूँ। तो क्या करना होगा, हमने तो चलो पी में एक आईडी दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आईडी हम देते हैं तो आईडी को हम लोग डिनोट करते हैं हैश से, ठीक है, ये आपको बताया था मैंने आईडी वाले जो सेक्शन था HTML का। तो उसको भी आप हेड के अंदर दे सकते हो, हेड के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं अगर एक और स्टाइल दे देता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे आईडी कॉल करता हूँ हैश, और मैंने आईडी दिया है कलर, और मैं कलर यहाँ लगा देता हूँ और CSS का स्टाइल एट्रीब्यूट को कॉल करता हूँ, सॉरी CSS की सिंटैक्स कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे कलर और ब्लू है। अभी क्या होगा, अभी मैं सेव कर देता हूँ और मैं अपन वापस चलते हैं। तो अभी देखिए मेरा सिर्फ ये वाला ब्लू हो गया, बाकी सब सेम वैसे ही है, रेड है। क्यों हुआ है, क्यों ऐसा किया ब्राउज़र ने, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं जो एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ, CSS लगा रहा हूँ, वो मैं आईडी पे लगा रहा हूँ। तो जहाँ इसको ये आईडी मैं इसको कॉल करूँगा, और आईडी कॉल करते हैं हम हैश से, और क्लास को कॉल करते हैं डॉट लगा के। जो मेरी पहली बार वीडियो एक्सेस कर रहे हैं CSS को, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, HTML वाले प्लेलिस्ट को, और उसमें मैंने हर एलिमेंट के बारे में और एट्रीब्यूट्स के बारे में समझाया हुआ है। तो आईडी एट्रीब्यूट्स, HTML का क्लास एट्रीब्यूट, उसके बारे में मैंने वहाँ पे समझाया, तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आईडी कॉल किया, आईडी को मैंने एक वैल्यू दिया इस एलिमेंट में, और मैंने जो स्टाइल एलिमेंट के अंदर मैंने इस आईडी को कॉल किया है हैश, और जो वैल्यू है इस आईडी का कलर को कॉल किया, और मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ भैया इस आईडी का जो एलिमेंट है, जो ये आईडी कैरी कर रहा है अभी इस वक्त, उसका कलर को ब्लू कर दो। तो ब्राउज़र जब इसको रीड कर रहा है तो इसने पहले इसको रीड किया, अब ये सबसे पहले जाएगा कि भैया आईडी ये हैंडल कर रहा है कलर, तो इसको वो ब्लू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा, पी को देखेगा, तो नेक्स्ट पी में कुछ भी नहीं है, सिंपल एलिमेंट को सिलेक्ट करने को बोला है, तो एलिमेंट को सेंटर और रेड कर देगा। ऐसे में अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे सेंटर ही रखा है इसने, क्योंकि पी एलिमेंट को सिर्फ टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर दिया है, तो आईडी अगर आप देने से सेंटर को ओवरराइड नहीं करेगा, ये सिर्फ कलर को ओवरराइड करेगा। ये जो कलर हमने रेड दिया है इसको ये ओवरराइड कर देगा, ब्लू कर देगा, लेकिन इसको ओवरराइड नहीं करेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, जब तक हम यहाँ पे वो CSS अप्लाई नहीं करेंगे दूसरा ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ हम पी पे ही अप्लाई कर रहे हैं। फ़र्क बस इतना ये है कि ये जो आईडी है ये हमने कॉमन नहीं दिया है, ये यूनिक आईडी दिया है और सिर्फ आईडी को कॉल किया है, तो जो ये आईडी को रखेगा वो चीज़ पे ही वो CSS अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आईडी सिलेक्टर्स। तो जब भी आपको आईडी से सिलेक्ट करवाना हो CSS में, आप आईडी के थ्रू इस तरीके से सिलेक्ट करवा सकते हो। तो अभी हमने सीखा क्या, एलिमेंट सिलेक्टर सीखा, जो कि एलिमेंट पे
सी एस एस अप्लाई होता है, जो कि अभी इस वक्त इस पे हो रहा है। ये एलिमेंट सिलेक्टर्स हो रहे हैं, ये एलिमेंट सिलेक्टर्स हो रहे हैं, ये एलिमेंट सिलेक्टर्स हो रहे हैं। फिलहाल ये जो अभी है ये आईडी सिलेक्टर है, क्योंकि ये हमने इधर पे आईडी सिलेक्टर यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान बस यही रखना कि आईडी कभी भी नंबर से स्टार्ट मत करना, आपको मतलब इस तरीके से स्टार्ट नहीं करना है 1 2 और कलर। ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं है। आईडी हमेशा आपको कैरेक्टर अल्फ़ाबेट से ही शुरू करना है, ये नोट करना। ठीक है, अब क्लास सिलेक्टर क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए क्लास सिलेक्टर भी सेम आईडी जैसे, मतलब सिलेक्टर आईडी जैसे ही होता है। ठीक है, साइड मतलब सिलेक्टर जो होता है, जो आईडी और क्लास वो एक जैसे ही काम करता है। क्लास में क्या फ़र्क होता है कि आप 10 एलिमेंट को एक ही क्लास का नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आईडी हटा के यहाँ क्लास कर देता हूँ, है ना। ठीक है, और क्लास का वैल्यू कलर दे दिया, मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ और मैं क्लास इसको दे के ओ टी कहाँ गया, हाँ, और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ। ओके, तो क्लास को आपको पता है, मैंने बताया था इस टॉपिक पे, क्लास के टॉपिक पे मैंने आपको बताया था कि क्लास आप जितने एलिमेंट को देना चाहो सेम वैल्यू से आप दे सकते हो। आईडी आप एक ही एलिमेंट को दे तो आप 10 एलिमेंट को आईडी दे सकते हो, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। सब एलिमेंट की आईडीज़ अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि आईडी का मतलब ही होता है कि एक यूनिक वैल्यू किसी एक एलिमेंट को मिलना है। क्लास की वैल्यू आप सेम रख सकते हो 10 एलिमेंट को। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 जगह पे क्लास दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लास देने का तरीका क्या होता है, सीएसएस में हम क्लास को कॉल करते हैं डॉट लगा के। तो आप देखिए यहाँ जैसे मैंने डॉट लगाया, इसका कलर सेम हो गया इसके जैसा, ये वैल्यू के जैसा, है ना। अब मैं यहाँ पे इसका मान लीजिए कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ कलर पिंक, ये भी पिंक कर देता हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं पिंक है तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और मैं सेव करता हूँ। तो जैसे कि अभी हम लोग ने जो सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो क्लास सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, और क्लास मैंने 2 पैराग्राफ में लगाया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल किया है और उस पर CSS अप्लाई किया है। कॉल करना मतलब आप कॉल किसे कर रहे हो, क्लास को हम किससे बताते हैं, डॉट से, और वैल्यू फिर हम लगाते हैं, तो कलर हमने वैल्यू लगाया और CSS का सिंटैक्स यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी जिस एलिमेंट के अंदर ये क्लास एट्रीब्यूट दिया है और उसकी अगर वैल्यू कलर दिया है, वहाँ ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा उस एलिमेंट के कंटेंट के अंदर। तो पिंक और बैकग्राउंड कलर मैं सेव करता हूँ, अपन चलते हैं इसमें देखते हैं। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लास कलर वैल्यू लेके चल रहा है वो सबका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया है और फॉन्ट का कलर पिंक हो गया है, बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास सिलेक्टर लगा के आपको पर्टिकुलर मान लीजिए कि कभी कभी कुछ कंटेंट को आपको, मतलब सिर्फ कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप CSS में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम एक एक को कवर करेंगे। मैं सिर्फ आपको सिलेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिलेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके से हम सिलेक्टर्स लगा सकते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। तो एलिमेंट सिलेक्टर आपने देखा, ये एलिमेंट सिलेक्टर है, डायरेक्ट एलिमेंट्स के ऊपर लगाते हैं हम यहाँ पे, ये जैसे ये लगाया है। आपने आईडी देखा, आईडी यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट आईडी लगाएंगे और वैल्यू जो है वो यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है, उसको हम यहाँ पे हैश और आईडी की वैल्यू जो थी वो उससे कॉल करेंगे, और बाकी फिर CSS का सिंटैक्स। तीसरा हमने देखा क्लास सिलेक्टर्स। तो क्लास आप जितना भी दे सकते हैं, क्लास की वैल्यू सेम रख के आप बहुत सारे एलिमेंट्स को आप दे सकते हो, लेकिन उस एलिमेंट पे फिर वही कॉमन चीज़ें अप्लाई होना चालू हो जाएगी जहाँ जहाँ क्लास आपने कॉल किया है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास आप कॉमन ही रखना, आप क्लास यहाँ पे जितना चाहे अलग अलग वैल्यू भी दे के कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई पिंक कलर मेरे को इन सब फ़ॉन्टों पे यूज़ करना है, ठीक है, तो आप क्लास लगा के कॉल कर सकते हो। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना, डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने 4 पी एलिमेंट्स दिए, मेरे को 2 को चेंज करना तो मैंने क्लास लगाया, मुझे अगर एक को अगर चेंज करना हो तो मैं आईडी से कॉल कर सकता हूँ, मुझे सारे पी एलिमेंट्स को अगर एक ही कलर रखना है तो मैं एलिमेंट सिलेक्टर से कॉल कर सकता हूँ। तो ये मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि जब आपको कंटेंट में कुछ चेंजेस करना हो तो स्टाइल देना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि पर्टिकुलर जो है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर मान लीजिए कि ये आपके पास 2 क्लास है, जैसे यहाँ पे कलर और यहाँ पे भी मैंने कलर दिया है, ठीक है। क्लास मैंने 2 जगह दिया है और उसकी वैल्यू भी मैंने 2 जगह, एक ही क्लास को मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब कलर वैल्यू को ही मैं 2 जगह कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पर्टिकुलर और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टैग ही दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे H3 लेता हूँ, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ सिलेक्टर्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक क्लास कॉल करता हूँ और क्लास सेम ही कॉल करता हूँ कलर। मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एलिमेंट दूसरा है, अभी H3 भी है, ठीक है। और मैंने H3 एक एलिमेंट यूज़ हो रहा है, P एलिमेंट 4 यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने H3 को जो क्लास दिया है उसकी वैल्यू कलर दिया है, और P एलिमेंट 2 एलिमेंट को मैंने क्लास सेम ही वैल्यू दी है कलर। अगर मैं अब क्लास पे अगर ये अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दिया है कलर, तो जितने लोग कलर को हैंडल कर रहे हैं, कलर क्लास को, उन सब पे सेम CSS अप्लाई होगा। और सेव करेंगे तो देखिए H3 पे भी सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है, ओके। अब मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको सिर्फ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको स्पेसिफिक HTML एलिमेंट, मान लो कि आपको सिर्फ H3 को ही सिर्फ चेंज कराना है, और लेकिन उसको क्लास भी आपको कलर ही रखना है, सेम वैल्यू रखना है कलर, और H3 को अकेले को चेंज कराना है कुछ चीज़ें, जैसे मान लो कि आप इसको कलर रेड करना चाहते हो, तो क्लास सेम रखने के बाद भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, CSS में वो चीज़ भी है। उसके लिए आपको क्या है, कोड कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको ये जो P है, जैसे मैंने P पे 2 जगह लगाया है क्लास, इधर पे भी कलर है, इस P पे भी क्लास कलर है, और मेरे एक H3 भी है क्लास कलर है। मैं चाहता हूँ कि ये P पे कलर रेड हो जाए या कुछ और कलर हो जाए, ब्लू कर दें पर इसको, तो कर सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे होगा, क्योंकि क्लास से कॉल करेंगे तो कलर तो वैल्यू सेम ही है, लेकिन हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिंपल इस एलिमेंट को, मतलब जो P एलिमेंट है, ठीक है, मतलब P एलिमेंट के जितने जहाँ जहाँ क्लास लगाया है उसको मैं चेंज करा सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि H3 मेरा एक एलिमेंट है, उसको मैंने क्लास दिया है कलर, P एक एलिमेंट है जिसको क्लास मैंने सेम दिया है कलर, और एक और P को मैंने क्लास दिया है सेम कलर। और मैं चाहता हूँ कि मैं P एलिमेंट जिसमें मैंने क्लास कलर दिया है, सिर्फ उसका कलर ब्लू हो, और H3 का कलर जो यहाँ पे दिया है पिंक ही रहे। क्लास मेरे को सेम वैल्यू का ही रखना है, क्योंकि मुझे और भी काम कराना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, तो मेरा ये कहना है कि हम कर सकते हैं ऐसा भी, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि अगर मैं क्लास यहाँ पे दे दिया हूँ सबका कलर सेम ही रहेगा, जिस जिस जगह पे कलर वैल्यू अप्लाई होगा, तो मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पे P एलिमेंट को कॉल करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं, क्योंकि क्लास को हम डॉट से देते हैं, डॉट को कॉल करूँगा, और मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू डालूँगा
पी डॉट कलर, और यहाँ पे मैं CSS की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा भैया कलर ब्लू, बस और कुछ नहीं। अभी आप देखिए मेरा ये जो है H3 का जिसका क्लास मैंने कलर यूज़ किया है, क्योंकि तीनों में मैंने वैल्यू सेम यूज़ किया है। यहाँ पे आप देखिए मैंने तीनों में क्लास एक ही यूज़ किया है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे कहाँ गया ऊपर, हाँ यहाँ पे मैंने डॉट कलर के आगे एक एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया है और उस एलिमेंट को मैंने कॉल कर दिया क्लास लगाने से पहले। तो अभी ब्राउज़र क्या समझ रहा है, ब्राउज़र को ये समझ में आ गया कि भैया इसका जो क्लास है, ये जो क्लास है कलर जो है, और ये किस वैल्यू को, पी की वैल्यू, पी एलिमेंट का पर्टिकुलर, इस पी एलिमेंट के जितने भी कलर क्लास वाले हैं इसको ब्लू रखना है। तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। ये कलर्स में जो यूज़ हो रहा था क्लास में ये ओवरराइड कर देगा। सिर्फ किसको, सिर्फ पी एलिमेंट को, एच को नहीं करेगा क्योंकि हमने एच को मेंशन नहीं किया है। समझ रहे? तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका भी होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिए इस चीज़ को और प्रैक्टिकली करके देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बिना क्लास की चीज़ को अफेक्ट किए बगैर, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस एलिमेंट को क्लास से पहले कॉल करना रहेगा स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास जो है यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये एक पी एलिमेंट है, ये एक पी एलिमेंट है, मैं इस पी एलिमेंट में दो क्लास, एक क्लास लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ कलर, ठीक है, और मैं दे देता हूँ लार्ज, ठीक है, लार्ज। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं क्लास एक नहीं दे रहा हूँ, दो दे रहा हूँ, ठीक है, दो क्लास। आप जितने क्लास देना चाहो दे सकते हो। क्लास देने के लिए बस क्लास, अलग अलग क्लास की वैल्यू देने के लिए आपको सिर्फ स्पेस देना है, कोई कॉमा वॉमा कुछ नहीं। तो ये मेरा एक क्लास की वैल्यू है और ये मेरी इसी क्लास के अंदर दूसरी वैल्यू है। तो मैं ये दो वैल्यू दे रहा हूँ, एक कलर और एक लार्ज, दोनों के नाम दिए हैं। तो लार्ज में शायद इस फॉन्ट को मैं बड़ा करूँगा और कलर जो है वो मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल क्लासेस देके आप उसको सिलेक्ट कैसे करवा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैंने क्यों दिया है यहाँ पे उसके बारे में बताता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरा तो कलर, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये वाली चीज़ मैंने आपको समझा दिया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, तो अभी आप देखिए क्या होगा। अभी सेव करता हूँ तो मेरा कलर वाले जितने भी हैं, अभी ये जो है ये क्लास पे भी लगा दिया, तो दीपक इज़ गुड बॉय, यहाँ पे भी पिंक और बैकग्राउंड कलर ये वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और क्लास किया है लार्ज। तो मैं अगर मान लो कि मैं यहाँ पे डॉट लार्ज कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरा क्लास है, वो भी एक क्लास की वैल्यू है, ठीक है, और मुझे उसको चेंज करना है, ठीक है, और मुझे सिर्फ पी को ही, मतलब मैं पी को ही करना चाहता हूँ, ठीक है। पी डॉट लार्ज कर दिया और मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है, ठीक है, फॉन्ट साइज मैं 300% ले लेता हूँ, ओके, समझे। और इसके बाद मैं, ये मेरा एक हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो दूसरा जो चीज़ है, जो
सेंटर वाला मतलब ये जो कलर वाला, इसको भी मुझे चेंज करना है। इसका कलर जितना भी, इस पर्टिकुलर कलर को मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ कलर कलर ब्लू, ठीक है। सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हुआ क्या कि जितना भी मेरा पी एलिमेंट है वो तो पहले अपना कलर चेंज कर दिया ब्लू, और पर्टिकुलर ये जो है इसका फॉन्ट साइज देखिए आप थोड़ा बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दो वैल्यू दी है क्लास की, एक कलर और लार्ज, और मैंने यहाँ लार्ज को डिक्लेरेशन दिया है भैया तुम्हारा फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए, और पी के जितने भी कलर हैं वो ब्लू हो जाए। मतलब पी एलिमेंट जो ये क्लास को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने पी एलिमेंट क्लास को लेके चल रहे हैं, एक ये लेके चल रहा है, एक ये लेके चल रहा है, और तीसरा एक ये लेके चल रहा है। तो तीनों कलर क्लास को लेके चल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट पी को किया है, और ये भी आपका क्लास कलर लेके चल रहा है। लेकिन इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ पी एलिमेंट को पहले कॉल किया कि पी में ही ये चेंजेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2-3 क्लास की वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हो, समझ में। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि आप इसको अलग से भी आप इसको कॉल, मतलब अलग से भी इसको आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कहने का जो तात्पर्य, जो ट्रेनिंग देने का तात्पर्य था मेरा यही था। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग CSS लगा सकते हैं, ठीक है। और एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो क्लास, अभी हमने क्या क्या सीखा, एलिमेंट सिलेक्टर सीखा, आईडी सिलेक्टर सीखा, और क्लास सिलेक्टर सीखा। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये सबको डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट, अरे यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर वो होता है कि आपको जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं बॉडी के अंदर, उस सब में सेम चीज़ अप्लाई हो। मतलब जितने भी कंटेंट, चाहे H1 एलिमेंट आए, चाहे P एलिमेंट आए, चाहे आपका एंकर एलिमेंट आए, कुछ भी एलिमेंट आए, उस पर जो भी आप डिक्लेरेशन दे रहे हो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो उसको डिक्लेयर, जैसे मैंने अभी अभी अगर आप देखेंगे, मैं सेव करूँगा तो अभी मेरा सिंपल है, कोई CSS अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने सब डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ दे देता हूँ शिफ्ट के साथ स्टार, और मैं डिक्लेरेशन दे देता हूँ एक, और डिक्लेरेशन दे देता हूँ कलर, कलर, और दे देता हूँ रेड, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए सब कुछ, चाहे वो H1 हो वो भी रेड हो गया, P हो वो भी रेड हो गया, सब रेड हो गया, ठीक है। क्लास मैंने दिया है सबको, लेकिन मैंने क्लास में यहाँ पे मैं कोई सिलेक्टर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने तो ये जो होता है स्टार लगा के आप दे देना, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब ये सब पे अप्लाई होगा ये रेड, चाहे कोई भी आप एलिमेंट लगाओ उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखो वो सब पे अप्लाई होगा। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। फिर होता है CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है, सिंपल ग्रुपिंग करना, मतलब एक आपने एक HTML एलिमेंट का सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें सेम स्टाइल और डेफिनेशन अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कि H1 हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने H1 चुना, सॉरी आपने H1 चुना, अरे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ H3 समझ लीजिए आप, जो H3 हमने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेम स्टाइल दे दिया, जैसे मान लो कि कलर, ये तरीका होता है, ये कोई मतलब का नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। रेड हो गया, ठीक है, और फिर आपने फिर
H2 भी आप मान लीजिए आपके अंदर H2 भी है, तो आपने H2 दिया और उसके अंदर भी आपने सेम वैल्यू रखा कलर रेड। तो ऐसे जो एक साथ जो सेम यूनिक डिक्लेरेशन जो देते हैं एलिमेंट्स को, उसको हम लोग ग्रुपिंग बोलते हैं। वो ज़्यादा यूज़ आता नहीं है, लेकिन अभी जितना भी मैंने आपको बताया, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये सिंपल सिलेक्टर के अंदर आते हैं। और इस तरीके से आप HTML एलिमेंट्स में स्टाइल दे सकते हैं। क्लास भी आप 2-3 प्रकार के दे सकते, जितना आपको वैल्यू देना दे सकते हैं। सेपरेटेड बाय स्पेस ओनली, कोई कॉमा नहीं आएगा, और वो अलग से आप उस वैल्यू को, उस पर भी आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल सिलेक्टर के ऊपर, सिंटेक्स के ऊपर। तो सिंटेक्स और सिलेक्टर दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। सिंपल सिलेक्टर्स मैंने अभी आपको समझाया। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स और वाक्य सिलेक्टर जैसे हम चैप्टर ख़त्म करते जाएंगे, आपको इसके बारे में पूरा बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। तो फिलहाल आप प्रैक्टिस करिए इन चीज़ों को जो मैंने समझाया आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके फिर से समझिए, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि सब मैसी मैसी थोड़ा लगेगा, लेकिन एक बार आपका कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने इस वीडियो में अभी समझाया CSS के बारे में, उसको आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। एलिमेंट सिलेक्टर पे लगा के देखिए, आप ID सिलेक्टर्स लगा के देखिए, आप क्लास सिलेक्टर्स लगा के देखिए, क्लास में भी 2-3 वैल्यू लेके चलिए, अलग अलग एलिमेंट्स पे यूज़ करके देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। उससे आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और शायद धीरे धीरे आप उसको सीखना चालू करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट भी करिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ओके, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि 2-3 दिन वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि कुछ मैं थोड़ा बिजी था दूसरे जगह पे काम पे, तो इसलिए मैं 2 दिन गैप रहा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो मेरे को बताइए। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।